हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी तरफ से, जो कि आपने मुझे सुनने के लिए चुना है। तो मैं प्रिसाइजली ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी यहाँ तक की जर्नी रही है उसमें किन किन चीज़ों का योगदान है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हालांकि ये एक तुच्छ सी यात्रा है, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, पर फिर भी आज के आर्थिक युग को देखते हुए थोड़ी आर्थिक सबलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी खुशी भी है। और मेरे जितने भी मित्र और जितने भी बड़े भाई और जितनी भी बहनें जो कि ये सुन रही हैं और जिनका इस परीक्षा में चयन हो चुका है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी दोस्त आगे इस परीक्षा को देना चाहते हैं और सफल होने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आगे बढ़ें और ऐसे ही लगन से अपना काम करते रहें। अब मैं चलता हूँ अपनी यात्रा की तरफ, कि कहाँ से मैंने ये यात्रा प्रारंभ की और यात्रा अभी इस यात्रा का अंत शायद हुआ नहीं है और अभी ये यात्रा अनवरत जारी है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हमने तैयारी शुरू की थी तो वो था अक्टूबर का टाइम। तो जिस दिन हमने कोचिंग ज्वाइन करी वो था 2 अक्टूबर 2019। हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे और ऐसे ही उदासीन सा माहौल चल रहा था। तो हमने सोचा कि, और रूमर्स जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही आ जाने लग जाती हैं कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने ऐसा सोचा था कि यदि 2020 में एग्ज़ाम हो गया तो हम तो इसके लिए फिर भी एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर भी क्या करते हैं कि पहले से अपन तैयारी कर ही लेते हैं। और हमने कोचिंग स्टार्ट करी। तो कोचिंग में हमने 2 सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लगाई और वो 2 सब्जेक्ट थे हिंदी और संस्कृत। जैसा कि मैंने L1 जो लैंग्वेज 1 थी वो मैंने हिंदी ले रखी थी और लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश लैंग्वेज 2 मैंने संस्कृत ले रखी थी। तो मैंने हिंदी और संस्कृत के लिए कोचिंग लगाई थी। साइकोलॉजी के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए अपन ने कोई कोचिंग नहीं करी। तो ये बाद में बताएंगे कि वो फिर सब कैसे मैनेज किया। पहले हिंदी और संस्कृत, क्योंकि कक्षा 10 से पढ़ी थी, साइंस बैकग्राउंड है, तो इसलिए आप सब जानते हैं और आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप भी हिंदी और संस्कृत या फिर इंग्लिश जो भी लेंगे तो आपने भी कक्षा 10 के बाद अभी पढ़ा नहीं है। तो देखिए, होता क्या है, जब इतने लंबे समय तक कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे तो आप ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें, लेकिन आप ऐसे हिंदी, संस्कृत, ऐसे विषय जिनमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आप एक बार कोचिंग ज़रूर ले लें। यदि आपको लग रहा है कि आप इनको सेल्फ कवर कर सकते हैं या फिर आपने पीछे LDC वगैरह की तैयारी की हुई है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा हिंदी या इंग्लिश पढ़ना। तो आपके लिए बेटर ये रहेगा, यदि आपने कोई ऐसी तैयारी कर रखी है जिसमें इंग्लिश भी पढ़ रखी है, तो आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले लें और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लें, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने वो कोचिंग स्टार्ट करी, हिंदी और संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट किया। तो जैसे ही फरवरी 2020 आते आते क्या हुआ कि कोविड आ गया और कोविड के कारण सब कोचिंग ये वो सारा की सारा ठप हो गया। फिर अपन घर पे ही तैयारी करने लगे। तो कुछ दिन उदासीनता का समय रहता है, तो कुछ दिन अपना भी ब्रेक रहा, तैयारी वैयारी की नहीं, B.Ed के पेपर पोस्टपोन्ड हो गए, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, जब अपन थोड़ा सा और समय निकलता गया तो फिर सोचा ही कि यार एग्ज़ाम तो होना ही है, तो पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी का अपना मामला सब ठप्प पड़ा हुआ था, क्योंकि साइकोलॉजी अपने पढ़ी नहीं, साइंस, मैथ्स, ये सारी चीज़ें अपन ने रख रखी थी। तो मैं और मेरे एक दोस्त हैं नमन जैन, हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अब बाकी का अब सारा कुछ पढ़ते हैं, साइकोलॉजी वगैरह। तो हमने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। देखिए, साइकोलॉजी के लिए जो सबसे बेटर सोर्स रहता है, और यदि आप बिगिनर हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप 11th क्लास की NCERT से स्टार्ट करें। और यूट्यूब पे काफ़ी सोर्स पड़े हुए हैं जहाँ आप साइकोलॉजी का स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यदि आप 1-2 वीडियो देखेंगे तो उसमें शुरुआत में आपको बाल विकास पढ़ाते हैं, तो वो आपको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि यदि उसमें एक बार इंटरेस्ट आपका आ गया तो फिर आप अच्छे से चीज़ें कवर कर पाते हो। और फिर एक बार इंटरेस्ट की बात होती है किसी भी सब्जेक्ट में, यदि एक बार आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो आप आगे बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेते हो।
सेल्फ से भी कर लेते हो, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। हालांकि हमने बाद में काफ़ी सारे सोर्स पढ़े साइकोलॉजी के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो हमें लगा वो एनसीईआरटी रहता है। अब उसके बाद ये तो रही साइकोलॉजी की बात। बाकी का हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब हमने पढ़ी, और वन स्टॉप सोल्यूशन है कि ग्रामर के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। संस्कृत के लिए जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने कोचिंग ली थी, तो कोचिंग के नोट्स थे, वही कोचिंग के नोट्स अपन ने पढ़े। उसके बाद ऐसे ही यात्रा चलती गई, और मैं और मेरा दोस्त जो है वो शाम को रोज़ डिस्कस करते थे 1 घंटा। तो हम 1 घंटे में यही डिस्कस करते थे कि आज हमने क्या पढ़ा, और ये ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे पूछा तो क्यों पूछा। तो हमारा जो ज़्यादातर फोकस रहता वो इस पे रहता कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हम फ्रेशर थे, हमें कोई एग्ज़ाम का नॉलेज था नहीं कि एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने यही देखा कि यदि हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके देखते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसके बाद जब अपना ये रीट का एग्ज़ाम, फिर 2021 में रीट का जो एग्ज़ाम हुआ, तो वो अपना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी अच्छे अंक भी उसमें आए। तो उसमें 138 मार्क्स आए। और उसके बाद जब कुछ दिन बाद सारी प्रोसेस होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद, और वो जब एग्ज़ाम रद्द हो गई, तो थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ, होता है, स्वाभाविक है, यदि आप तैयारी करते हैं तो दुख भी होता है। लेकिन उस दुख से ओवरकम करने का मतलब हमारे लिए ज़रिया सबसे बढ़िया ये रहा कि जैसे ही वो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, उसके कुछ दिन बाद अप्रैल या मई के आसपास सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया आरपीएससी ने कि सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, और उसकी एग्ज़ाम शायद उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के आसपास की कह रहे थे, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित था कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो वहाँ से फिर हमने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो सेकंड ग्रेड के कुछ रिसोर्सेज रहे, वो सारे पढ़े अपन ने। और स्पेशली वहाँ पे एक फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे अपन ने जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जीके में मैंने यूट्यूब की भी सहायता ली थोड़ी, और जीके में सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस पे हिस्ट्री पे स्प्रिंग बोर्ड के राजवीर सर के कुछ हिस्ट्री के काफ़ी जगह से वीडियो मिल जाते हैं, मैराथन क्लास टाइप ऐसे, तो उनमें से नोट्स अरेंज कर लिए। और उसके बाद क्या रहा कि पेनोरमा की बुक लेके आए अपन, तो उसमें से देख के और राजवीर सर का उन दोनों में से पढ़ के तो नोट्स अरेंज कर लिए। हाँ, उत्कर्ष क्लासेस के अंकित सर भी हैं, उनके भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़े हुए थे, तो वहाँ से काफ़ी वीडियोस देख के और अपन ने नोट्स अच्छे से बना लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स मैंने शायद किसी का ऑनलाइन कोर्स था उत्कर्ष क्लासेस का, राजस्थान पुलिस का, तो उसमें से पढ़ा था। वो मधुसूदन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाते तो खैर अच्छा है ही, और मेरा इंटरेस्ट उसमें रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनकी जो डिजिटल बोर्ड पे जो राइटिंग है वो बहुत शानदार है। तो मैं ये मान लो कि उस राइटिंग पे फ़िदा हो गया, तो मैंने वहीं से पढ़ा सारा कुछ, ज्योग्राफी वहीं से पढ़ी। तो ज्योग्राफी में उन्होंने क्या इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने राजस्थान पेनोरमा की बुक भी पढ़ी, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। उसके बाद जब जीके का वो पोर्शन तैयार हो गया, तो सेकंड ग्रेड में थोड़ा पॉलिटी का भी हिस्सा आता है, तो पॉलिटी भी मैंने वहीं बुक से ही पढ़ी। और राजस्थान पेनोरमा की किताब में पॉलिटी बहुत डिटेल से दे रखी है, और काफ़ी अच्छा, यदि आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ आ जाती है कि कैसा कंटेंट है और कैसे आपको वो डाइजेस्ट करना है। उसके बाद अपन ने सीधा जो जुलाई में, हाँ, बीच में रीट की एग्ज़ाम आ गई थी 2022 वाली, तो उसके लिए हमने 15-20 दिन वापस से जो वो चीज़ें थी साइकोलॉजी, अपन तो सेकंड ग्रेड के लिए वो तो लगातार चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड रीट का जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए हमने 10-15 दिन पढ़ लिया था, हिंदी और संस्कृत रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं क्यों पहले एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आ गए, फिर भी इस बार ऐसा डर बैठा हुआ था कि शायद क्या पता यदि 90 नंबर भी नहीं आ पाए तो पता नहीं, ये मनोस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है कभी कभार आपकी, तो उससे आपको ओवरकम करना पड़ता है। तो उस समय भी पता नहीं क्यों 10-12 दिन के लिए ऐसा डर सा रहा कि यार पता नहीं, यदि नहीं पढ़े तो कहीं 90 मार्क्स भी नहीं आ पाएँ, और कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए तो थर्ड ग्रेड तो हाथ से चली जाएगी, सेकंड ग्रेड का तो पता नहीं, वो तो एग्ज़ाम के बाद पता लगेगा कि क्या होगा।
तैयारी तो कर ही रहे थे, तो फिर भी रिवाइज़ कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चलो 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और सब ठीक ठाक रहा, और जब जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ भी गए, 136 आउट ऑफ 150। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। पुराना जो पढ़ा था वो भी काम आया, 2021 में जो रीट के लिए पढ़ा था वो काफ़ी काम आया। और साइंस और मैथमेटिक्स के लिए क्या रिसोर्सेज अपन फॉलो करते हैं, ये सबसे बड़ी। अच्छा देखिए, एक तो चीज़ ये आप ध्यान रखिए कि थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में या रीट के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स कोई ज़्यादा लेवल की नहीं आती। मैथमेटिक्स बहुत बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है, और उसके लिए आप यदि RS अग्रवाल की किताब भी कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि RS अग्रवाल की किताब में भी कुछ टफ सवाल होते हैं, उनसे भी ये मान लो बहुत ईजी सवाल वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पे से रीट के पेपर डाउनलोड करें। 3-4 शिफ्ट में हुए थे अब की बार, तो तीनों चारों शिफ्ट के पेपर डाउनलोड करके और उन पेपर्स की मैथमेटिक्स सॉल्व करके देखें आप। उसमें मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 में से 20 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के आते हैं और 10 उसके टीचिंग मेथड के आते हैं। लगभग यही रेशियो रहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 18 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए तो 12 टीचिंग मेथड के आ गए। पर आपको जो मैथमेटिक्स वाले सवाल हैं वो आप सॉल्व करके देखना, आप उन 20 क्वेश्चनों को शायद 20 मिनट में ही कर दोगे। मतलब बहुत इजी सवाल आते हैं, तो उनका लोड आपको नहीं लेना है। क्योंकि आपने एक बात बताइए, आपने BSc तक मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, आसान है वो मैथमेटिक्स रीट का इसके सामने। तो क्योंकि आप यहाँ पे तो बहुत हायर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और ऐसे ही साइंस का सीन है, यदि आप राजस्थान बोर्ड की बुक या NCERT की बुक पढ़ के जाते हैं, और मैं ये प्रेफर भी करूँगा, और मेरे कई दोस्तों से मेरी बात भी हुई है, बातचीत होती रही है, तो उन्होंने भी सबसे बेस्ट यही बताया, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि NCERT की किताब जो 6 से लेकर 10 तक है, उनकी आप एक एक लाइन पढ़िए और उनमें से नोट्स बनाइए। एक एक लाइन पढ़ के नोट्स बनाइए, जिससे कि क्या है कि आप जब एक बार किताब पढ़ोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, तो चीज़ें याद हो जाती हैं, एक ही बार में हो जाती हैं याद, क्योंकि उसमें कई टफ क्वेश्चन नहीं आते। इवन यदि बात करें ग्रेड 3 के एग्ज़ाम की, तो ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में भी फिज़िक्स केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट, इनसे टफ क्वेश्चन नहीं आए। इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, बायोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। आप बायोलॉजी के लिए मैटर पढ़ें, लेकिन केवल NCERT पढ़ें, क्लास 6 to 10th। इसके अलावा आपको कुछ प्रेफर नहीं करना है। एक हाइलाइटर ले लें, जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे हाईलाइट करें, और जहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है वहाँ अंडरलाइन करें। और एक बार जब आप किताब का रिवीजन लगा लेते हैं, मतलब एक बार आप किताब पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं समझ के, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। और मैं ये मान रहा हूँ कि 2 बार जब आप किताब पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर वही पुराने पेपर आपको करके देखने हैं। अच्छा, 3-4 शिफ्ट में अब की बार पेपर लगा था, तो उसका फ़ायदा भी हुआ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को भी मिल जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये आता है कि टीचिंग मेथड कहाँ से पढ़ें। तो टीचिंग मेथड के लिए क्या था कि टीचिंग मेथड के लिए सबसे बेस्ट जो रहता है, अब की बार मतलब मैं जो अब की बार जो सजेस्ट करूँगा थर्ड ग्रेड में या फिर इसमें जो अच्छा कंटेंट रहता है, कलाम एकेडमी का कंटेंट बहुत शानदार रहता है। तो कलाम एकेडमी की जो टास्क बुकलेट्स हैं वो आप जयपुर वगैरह में वहाँ पे उनकी फ़ोटो कॉपी मिल जाती हैं, या फिर कई टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ से हमारे लिए PDF अवेलेबल हो गई थी, तो हमने उसमें से पढ़ा। अच्छा, शुरुआती हमने कहाँ से पढ़ा? शुरुआती हमने उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्स में एक रियाज अहमद सर पढ़ाते थे, तो उनके नोट्स हमको मिल गए थे, तो हमने वहीं से पढ़ी थी। अच्छा, उनसे बेसिक सारी चीज़ें कवर हो गई थी। बाद में थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के टाइम कलाम की जो टास्क बुकलेट हैं वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको यदि टीचिंग मेथड पढ़ने हैं तो आप कलाम की टास्क बुकलेट पढ़िए, और उनसे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उसके लेवल का कंटेंट मैंने नहीं देखा आज तक। हालांकि वो कंटेंट आपको मिलेगा, पर वो आपको NIOS की बुक्स में मिलेगा, इग्नू की बुक्स में मिलेगा, और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो B.Ed की बुक्स चलती हैं टीचिंग मेथड की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, वहाँ पे मिलेगा। पर आपको इतना भटकना नहीं है। जब हमको कंटेंट एक ही जगह मिल रहा है तो क्यों हम इतना भटकें। तो टीचिंग मेथड के लिए आपको वो फॉलो करना है। हमने बाद में वो पढ़ लिए थे, तो काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट देखने को मिला। हालांकि थर्ड ग्रेड में इस बार टीचिंग मेथड बड़े उल्टे सीधे पूछे गए,
और शायद उसमें 10 क्वेश्चन थे टीचिंग मेथड के, मैंने 6 किए थे, मेरे उसमें से भी 2 गलत हो गए थे। तो वो बहुत हाई लेवल के टीचिंग मेथड पूछे गए थे। तो इतना लेवल शायद मुझे लगता नहीं है कि रीट में तो आता ही नहीं है। खैर रीट में तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और थर्ड ग्रेड में भी शायद अगली बार यदि ढंग से कोई एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो नहीं आएगा, और यदि टफ आएगा भी तो वो सबके लिए टफ रहेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए चिंता करने वाली बात नहीं है। पर हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, कलाम की टास्क बुकलेट टीचिंग मेथड के लिए पढ़िए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चाहे हिंदी के टीचिंग मेथड हों, संस्कृत के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे आपके मैथमेटिक्स के हों या साइंस के हों या एसएस का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो ये हम टीचिंग मेथड वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद टीचिंग मेथड के बाद हाँ, राजस्थान जीके के लिए मैं जैसा कि आपको पहले भी बोल रहा था कि राजस्थान पेनोरमा की जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और आजकल मार्केट में दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक भी चल रही हैं, जो कि मैंने बाद में उनको क्या रिवीजन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए लिया था कि शायद इनमें से कोई चीज़ें ऐसी मिल जाएं जो उसमें नहीं हो, तो अपन यहाँ से कवर कर लेंगे। तो उनमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी मिल गई। अच्छा, उसमें आर्ट एंड कल्चर की जो बुक दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है वो काफ़ी अच्छी है। क्यों? उसमें साथ साथ पिक्चर भी दे रखी हैं, तो पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा दिन के लिए सेव भी रहती है। तो उसमें पिक्चर्स भी दे रखी हैं। जैसे वाद्य यंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे वाद्य यंत्र के चित्र बना के दे रखे हैं। यदि आप दुर्ग वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसने चित्र बना के दे रखे हैं, लोक देवताओं के चित्र बना के दे रखे हैं। तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं पिक्टोरियल मेमोरी के बेसिस पे, आपको याद रहना आसान रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपना जो मोटिवेशन लेवल है वो बना के रखना है। और वो किससे बना रहेगा? उसके लिए एकमात्र तरीका यही है कि आप पढ़ाई रेगुलर करते रहें। हाँ, ऐसा भी होगा कि सप्ताह में आपकी 5 दिन पढ़ाई हुई है, छठे दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो आपको लोड नहीं लेना है, छठे दिन चिल मारना है। लेकिन 7वें दिन मतलब जस्ट अगले दिन आपको ये रियलाइज़ रहना चाहिए कि मैंने भाई कल पढ़ाई नहीं करी है, आज तो मैं पढ़ाई करूँगा ही करूँगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए, और ये यदि आपको पता रहेगा तो आप अच्छा कर भी पाएंगे, ये पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद अपना वो रीट का एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हाँ थोड़ा टफ़ था। तो उसमें भी अपन क्वालिफाई कर गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और हालांकि लास्ट तक थोड़ी सी चिंता थी, ऐसे नहीं कहूँगा कि चिंता नहीं थी, सभी के मन में थी, तो मेरे भी थी। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं, जैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है तो ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम बिगड़ा भी है, और तो इसलिए चिंता करने वाली कोई बात यहाँ पे है भी नहीं, तो हमें ये करना है। उसके बाद जैसे ही वो एग्ज़ाम हुआ, जीके का पेपर उसका रद्द हो गया, तो 1 महीना उसके लिए भी मिला। तो उस 1 महीने के बीच में 29 जनवरी को हमारा फिर वो वापस से पेपर हुआ था, क्योंकि जो 26 दिसंबर को पेपर था वो रद्द हो गया था जीके का। उस दिन मैथमेटिक्स का पेपर लगा था और 29 जनवरी को हुआ, तो जो 1 महीना मिला उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं तैयारी कर रहा था सेकंड ग्रेड के लिए, और सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करते करते थर्ड ग्रेड का बीच में ध्यान ही नहीं रहा। अपन थर्ड ग्रेड के लिए जो थर्ड ग्रेड के सिलेबस में जो एक 50 नंबर वाला जो पार्ट है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, वो अपन पढ़ ही नहीं पाए। और जब वो अपन पढ़ ही नहीं पाए तो क्या हुआ, तो अब ये टाइम मिला, इसमें मैथमेटिक्स का तो बोझ हट गया। मैथमेटिक्स का जैसे ही बोझ हटा तो हमने कोशिश करी कि अब ऐसा करते हैं कि अब राजस्थान का वो जो शैक्षिक परिदृश्य वाला जो थर्ड ग्रेड के लिए जो पार्ट आता है वो अपन पढ़ लेते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए फिर हमने मैंने क्या है, कलाम एकेडमी की थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, और उस टेस्ट सीरीज़ मैंने ली ही यूँ थी जिससे कि मुझे वो टास्क बुकलेट मिल जाए। तो उसमें से टास्क बुकलेट मिल गई, आरटी वगैरह ऐसी कुछ टास्क बुकलेट मिल गई, तो उनसे नोट्स बनाना बड़ा आसान रहा, तो मैंने नोट्स बना लिए। और उसके बाद यूट्यूब से भी कंटेंट देखा, और यूट्यूब में आप ऐसा जो कंटेंट है जो ये आरटी वगैरह का कंटेंट है, एक नेवरी सर हैं, नेवरी सर, तो उनका यूट्यूब चैनल है, तो मुझे वो ठीक लगा। उन पे मैंने 1-2 बार देखा कि कैसे ये आरटी वगैरह पढ़ना है, तो मैंने फिर उसके बेसिस पे उनकी 1-2 वीडियो देखी और उसके अकॉर्डिंग अपने खुद के नोट्स मैंने बना लिए। और खुद के नोट्स जब बना लिए तो आसान रहता है खुद के नोट्स में से याद करना। और
काफ़ी जैसे बड़े टॉपिक थे, जैसे आरटीई बड़ा टॉपिक हो जाता है, योजना बड़ी टॉपिक, तो मैंने क्या किया था, इनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं था। 29 जनवरी को हमारा पेपर हो गया सेकंड ग्रेड का, और उसके बाद 25 फरवरी को हमारा पेपर था थर्ड ग्रेड का। ये एक महीना, मतलब लगभग एक महीने का जो टाइम था, ये बड़ा क्रुशियल टाइम था। तो क्यों, इसमें सेकंड ग्रेड से तो फ्री हो गए, लेकिन अब एक डर सताने लग गया कि यार थर्ड ग्रेड का पेपर उल्टा सीधा आ गया, तो अपन कैसे उसमें मैनेज कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो भी अच्छे से मैनेज हो गया। उसमें वही 50 नंबर वाला मैटर, जी के पहले से पढ़ी रखी थी। हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन में देखना चाहता था कि यार ये जो 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है ये कैसा होगा, तो मैंने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो RSMSSB है, इसके पिछले जितने भी पेपर थे वो देखे कि भाई उन पेपर्स में कैसा वो पूछ रहे हैं। और उन पेपर में मैंने देखा कि कंप्यूटर भाई बहुत हायर लेवल का पूछ रहे हैं कंप्यूटर, वो मतलब अपने बस की बात नहीं है। और जब अपने बस की बात नहीं है वो हायर लेवल का कंप्यूटर जो पूछ रहे हैं, तो अपन ने सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं। तो मैं वो 5 क्वेश्चन स्किप करके गया था कि यदि आएगा तो अपनी जो जनरल नॉलेज है, जो कोई आसपास कहीं पढ़ रखा है इधर उधर, तो उसमें से यदि आ गया तो कर देंगे। तो खुदा ना खास्ता ये हुआ उसमें से कि 5 में से मैंने 3 क्वेश्चन करे तो 2 सही निकल आए, एक गलत हो गया क्योंकि वो पढ़ा था ही नहीं, वो गलत हो गया। तो ओवरऑल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा। 120 क्वेश्चन करे, उसमें से 8 नेगेटिव हुए, और 8 नेगेटिव हुए तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन गया। और स्कोर आपके सामने है कि कितना स्कोर रहा, तो मेरा 219.5155 ये स्कोर रहा। और भगवान की दुआओं से और सब दोस्तों की जो दुआएं हैं और भगवान के आशीर्वाद से, और हाँ अच्छा रहा। प्रोविज़नल में सिलेक्शन हो गया है, अभी फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आई होप। और जैसा कि मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि इसमें नंबर आसानी से आ जाएगा। तो ओवरऑल पूरी जर्नी में यही बात रही कि आप जितना पेशेंस बना के चलते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप पेशेंस बना के रखें, इससे आपको निश्चित ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कोचिंग कैसे करनी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो रहेगा सेल्फ स्टडी का। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कोचिंग एज ए गाइडेंस हो सकती है, लेकिन लंबे टाइम तक जो आपको मैदान में बना के रखेगा वो सेल्फ स्टडी ही है। और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, उनका मूल मंत्र यही है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। अब कितने घंटे पढ़ें, ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये खुद हर एक आदमी के लिए वेरी कर जाता है, अलग डिफ्रेंशिएट कर जाता है। हो सकता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ रहा हो, आप पढ़ने में अच्छे हों तो आपको कम पढ़ना पड़े, वही चीज़ आपकी मेमोरी ज़्यादा दिन तक टिकी रह सकती हो तो आपके लिए कम टाइम लगे। पर हाँ, कि 6 से 7 घंटे पढ़ना, आप इतना ही टाइम निकाल पाते हो, कितना भी कर लो 6 से 7 घंटे निकल पाते हैं तो एग्ज़ाम के लिए बेटर रहता है, निकल जाता है एग्ज़ाम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ से थोड़ा बच के रहें कि जो बार बार मोटिवेशन की जो ये डोज लेते रहते हैं ना, कि आज मोटिवेशनल सेशन होगा और इसमें हम तोड़ देंगे फाड़ देंगे टाइप वाली बातें, तो देखिए इनसे कुछ होता जाता है नहीं। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है और स्टडी पे ही फोकस रखना पड़ता है। हाँ, मोटिवेशन डाउन हर किसी का होता है, मेरा भी होता है, मेरे दोस्तों का भी होता है, आपका भी होगा तैयारी के दौरान। लेकिन उस मोटिवेशन को बनाने का यही तरीका है कि भाई आज मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैंने शायद अपनी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रखी हैं और मेरे दोस्त अच्छे नंबर ला रहे हैं तो शायद वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या है कि कंपटीशन में बने रहने के लिए खुद से सवाल पूछना है। और यदि आप खुद से सवाल पूछ के जो आपके अंदर से मोटिवेशन निकलेगा ना, वो ना तो यूट्यूब पे मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप यही बात याद रखें कि खुद के साथ धैर्य के साथ लगे रहें लगातार, जब तक एग्ज़ाम नहीं आती है। रूमर भी होंगी कि एग्ज़ाम खिसक गया है, उसमें कई लोग पढ़ाई ढीली कर देते हैं, कई लोग कि भाई अब तो एग्ज़ाम पेपर तो बिक जाते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना कि पेपर बिक जाते हैं, क्या होता है। देखिए जो हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पेपर बिक रहे हैं तो क्या लोग लग नहीं रहे, लग रहे हैं लोग। अब देखिए जो इलीगल तरीके से काम कर रहा है वो तो करेंगे, वो हम पे रुकने वाले नहीं है, वो काम प्रशासन का है, प्रशासन को रोकना है। तो आप तो लगे रहिए पूरे धैर्य के साथ
और जो भी बातें होंगी तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करता रहूँगा। कुछ और जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे, अब देखिए एक वीडियो में ये सारी बातें नहीं हो सकती हैं, तो धीरे धीरे अपन क्या है कि अब इस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या बुक लिस्ट रहें, कैसे अपन जीके पढ़ें, कैसे अपन साइकोलॉजी पढ़ें, कैसे अपन ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, कैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ें। तो इन सारी चीज़ों पे भी अपन वन बाय वन बात करते रहेंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ कि आप अपना प्यार बनाए रखें और आप अच्छे से पढ़ते रहें, और निश्चित ही आप सफल भी होंगे अपनी एग्ज़ाम में, मुझे पक्का विश्वास है। तो आप इसी आशा के साथ लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।